चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है न्यूट्रिशन यानी पोषण को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को न्यूट्रिशन यानी पोषण क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है। आगे देखेंगे कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं और देखेंगे कि न्यूट्रिशन कितने मेथड यानी कितने तरीके के होते हैं। और इसमें देखेंगे हम लोग कि ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप क्या होते हैं और लास्ट में हम लोग फोटोसिंथेसिस को भी देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक ना, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकेएम क्लासेस के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस करते हुए पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण को समझते हैं। तो पोषण क्या है? तो एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स बाय फूड स्टफ्स, यानी खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाए? खाद्य पदार्थ यानी फूड स्टफ्स। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, दूध पीते हैं, ये सब सारे क्या है? फूड स्टफ यानी खाद्य पदार्थ हैं। अब खाद्य पदार्थ में कहाँ हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे? जैसे हम लोग चावल खाते हैं या आलू खाते हैं, चावल आलू में हमको क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। यानी चावल आलू खा रहे हैं, उससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम लोग पोषण कहते हैं। आगे और जैसे हम लोग दाल खाते हैं तो उसमें क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। दूध पीते हैं तो उसमें क्या होते हैं? वसा होते हैं, खनिज होते हैं यानी फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। दूध में कैल्शियम भी पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। ये सब सारी चीजें दूध में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको जवाब देना है कि कैसीन नामक प्रोटीन दूध में पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि फूड स्टफ्स यानी खाद्य पदार्थ से मिनरल्स यानी पोषक तत्व को ग्रहण करना, एक्वायर करना को भी हम लोग पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है। तो जरूरत क्यों है? तो एनर्जी के लिए। सबसे पहले क्या बात करें? एनर्जी के लिए जो है न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोगों को एनर्जी लेना है तो हम लोग को खाना खाना पड़ेगा, और खाने से हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। यदि हम लोग खाना किसी दिन नहीं खाए तो उस दिन आप लोग देखिए बहुत कमजोरी लगेगा, वो कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पोषक तत्व को एक्वायर करते, पोषक तत्व को ग्रहण करते खाना खाने के दौरान, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यदि हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग का वृद्धि और विकास हो क्या? हम लोग बढ़ पाएंगे क्या? हम लोग तो मर जाएंगे, बढ़ेंगे क्या? तो यहाँ पर हम लोग को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करना जरूरी है। आगे डेली रूटीन एक्टिविटी करने के लिए, तो डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए भी हम लोगों को जरूरी है। यदि हम लोग एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, पोषक तत्व ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम लोग डेली रूटीन एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का प्रकार। तो पोषण के 3 प्रकार होते हैं: प्रॉपर न्यूट्रिशन, सुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या हुए? जब हम लोग बैलेंस डाइट करते हैं, संतुलित आहार करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन। यानी हम लोगों को प्रोटीन जितना चाहिए वो ले रहे हैं, वसा जितना चाहिए वो ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए वो ले रहे हैं, विटामिन जितना चाहिए वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन कर रहे हैं। अब अंडर न्यूट्रिशन क्या है? लैक्स ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, यानी कुछ पोषक तत्व की कमी अगर हमारे शरीर में हो जा रही है, कुछ पोषक तत्व हम कम ले रहे हैं, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन, यानी हम लोग जो है अल्प पोषण कर रहे हैं। आगे बात करते हैं माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। कुपोषण किसको बोलेंगे? तो लैक ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी पोषक तत्व की कमी, यानी जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए सब हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर रहे हैं, ले रहे हैं। हमारे शरीर को बहुत कमी हो गई है सारे न्यूट्रिएंट्स की, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर हम लोग कुपोषण हो गए हैं, यानी माल न्यूट्रिशन लोग कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या सबके लिए समान होगा? यानी कोई लाइट वर्क कर रहे हैं, कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, कोई दिन में 8 आवर ही काम कर रहे हैं, तो सबके लिए तो प्रॉपर न्यूट्रिशन की डाइट अलग अलग होगी। तो हाँ, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी सुपोषण जो है काम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ वर्क,
क्या क्या, यदि हम लोग लाइट वर्क कर रहे हैं, हल्का वर्क कर रहे हैं, या फिर 8 आवर का वर्क कर रहे हैं या फिर हैवी वर्क कर रहे हैं, यानी क्या कि 8 आवर यानी 12 आवर 15 आवर 16 आवर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें जो टाइट जो है वो अलग अलग रखने पड़ेंगे। यानी हम लोग लाइट वर्क कर रहे हैं और अगर हम मेल हैं तो हमें 2500 किलो कैलोरी चाहिए। यदि हम लाइट वर्क कर रहे हैं और फीमेल है तो हमें 2100 किलो कैलोरी चाहिए। अगर हम 8 आवर काम कर रहे हैं तो हमें 3000 किलो कैलोरी चाहिए। यदि हम यानी मेल है तो 3000, यदि फीमेल है तो उसे 2500 किलो कैलोरी चाहिए। यदि हैवी वर्क कर रहे हैं यानी 10 आवर 15 आवर 12 आवर कर रहे हैं तो उसके लिए उस समय हमको 3500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी यदि मेल है तो, और अगर फीमेल है तो उसे 3000 किलो कैलोरी की जरूरत होगी। ठीक, ये आप प्रॉपर, अगर आप ये वर्क कर रहे हैं और ये काम आप मेल है तो इसको लेंगे, फीमेल है तो आप इसको लेंगे, तो आप प्रॉपर न्यूट्रिशन कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, क्योंकि एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या होते हैं एनर्जी होते हैं, एनर्जी को किस में मापते हैं तो जूल में। तो एक कैलोरी होते हैं 4.18 जूल, यानी लगभग वो 4.2 जूल होते हैं। और इसका उल्टा एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो एक जूल में इसको उल्टा दीजिए तो जरा सा लग रहा है 24, तो 0.24 कैलोरी होते हैं। ठीक, ये हो गए प्रॉपर न्यूट्रिशन के। अब आगे बात करते हैं कि मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग न्यूट्रिशन को कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक हो गए ऑटोट्रॉप्स और एक हो गए हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप क्या हो गए, स्वपोषी, और हेटेरोट्रॉप्स क्या हो गए, परपोषी। स्वपोषी, ऑटो यानी वह खुद, यानी जो खुद से भोजन बनाते हैं, जो अपना भोजन अपना फूड खुद से बनाते हैं, उसको ऑटोट्रॉप कहते हैं। आगे हो गए हेटेरोट्रॉप, यानी हेटेरो मतलब दूसरे, अदर, यानी जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में क्या आ जाएंगे, तो ऑटोट्रॉप में प्लांट किंगडम आ जाएंगे, यानी पादप जगत, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। और हेटेरोट्रॉप क्या कहलाते हैं, जितने भी एनिमल किंगडम है, यानी जीव जंतु हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए, जानवर हो गए। अब देखिए ऑटोट्रॉप में जो है भोजन जो बनता है वो किससे बनता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण परफॉर्म करते हैं। यानी ऑटोट्रॉप जो होता है वो भोजन बनाने के लिए, यानी पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन इधर हेटेरोट्रॉप जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। इसके एग्जांपल सारे प्लांट किंगडम आ गए, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं वो ऑटोट्रॉप हो जाएंगे, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। और किससे बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं। ऑटोट्रॉप यानी स्वपोषी। हेटेरोट्रॉप जितने भी जीव जंतु हो गए, जानवर हो गए, ह्यूमन हो गए, वो ऑटोट्रॉप हो गए, वो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। अब आ गया बात फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस को समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी प्लांट अपना भोजन के लिए जो प्रोसेस करते हैं, जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, उसको ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की जरा डिटेल में समझते हैं तो पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस कहां पर होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि लीफ में होते हैं, पत्ते में जो है प्लांट के फोटोसिंथेसिस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लीफ में जो है फोटोसिंथेसिस होते हैं, यानी पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण कहां होते हैं, तो प्लांट के लीफ में होते हैं। चार ऑप्शन दे देगा, स्टेम दे देगा, तना दे देगा, जड़ दे देगा, तो हम आपको जवाब देना है ये। फोटोसिंथेसिस जो होते हैं तो आगे लीफ के में कहां होते हैं, ये भी डिटेल पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होते हैं, लीफ के कहां होते हैं, तो लीफ के क्लोरोफिल पर्णहरित में होते हैं। ठीक, पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस लीफ के किस में होते हैं, लीफ के पर्णहरित क्लोरोफिल में होते हैं। और आगे क्वेश्चन पूछा जाता है पत्तियों का कलर हरा किसके वजह से होता है, तो क्लोरोफिल पर्णहरित के वजह से होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोफिल में ऐसा कौन सा एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो आपको जवाब देना है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं और मैग्नीशियम के वजह से क्लोरोफिल हरे होते हैं और क्लोरोफिल के वजह से लीफ हरे होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं कि पर्णहरित को क्या कहा जाता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में ही तो
भोजन बनते हैं, फोटोसिंथेसिस तो किए ही होते हैं। तो परहरित को किचन हाउस ऑफ प्लांट कहा जाता है, यानी कि भोजन का घर किसे कहा जाता है, तो क्लोरोफिल को कहा जाता है प्लांट का। आगे बात कहा जा सकता है कि क्लोरोफिल का खोज किसने किया था, तो सिम्पर। किसने किया था, सिम्पर ने क्लोरोफिल का खोज किया था। कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं डिटेल। हम लोगों को केवल फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको पढ़ने हैं, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन एकदम बारीकी से समझना पड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होगी, यानी जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट को क्या क्या चीज की जरूरत होगी। तो प्लांट को सबसे पहले तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहां से लेते हैं, तो इन्वायरमेंट से, वातावरण से लेते हैं। ठीक, अब अगला कौन सा, तो आगे चाहिए प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, यानी जल तथा खनिज चाहिए। तो जल तथा खनिज, वाटर तथा मिनरल्स प्लांट कहां से लेते हैं, तो वो जड़ से लेते हैं, रूट से लेते हैं। ठीक, जमीन से, मिट्टी से लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया। आगे क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो वो भी तो सुबह से इन्वायरमेंट में सूर्य का प्रकाश तो आते रहता है पूरा, तो वहां से हम लोग प्लांट सनलाइट ले लेते हैं। तो इन तीनों चीजों की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसे क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है, वो तो प्लांट में पहले से रहते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग CO2 समझ गए, CO2 के बारे में और कुछ जान लेते हैं। CO2 एक गैस है। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो है कौन कौन से गैस पाए जाते हैं और कितने % है, तो मुख्यतः हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे प्रकृति में जो है लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नाइट्रोजन गैस हमारी प्रकृति में कितने पाए जाते हैं, तो 78%। ऑक्सीजन गैस कितने पाए जाते हैं, तो 21%। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने पाए जाते हैं, तो 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन O2 का खोज किसने किया था, प्रिस्टले ने किया था। O2 का खोज किसने किया था, तो प्रिस्टले ने किया था। आगे कार्बन डाइऑक्साइड कहां-कहां यूज होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कहां होते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक यानी सोडा वाटर। हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे कि कोको कोला हुआ, स्प्राइट हुआ, थम्स अप हुआ, और सारी चीजें जो हैं वो सब में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। आगे कहाँ यूज किया जाता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने के लिए जो गैस का यूज होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं कि ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर बढ़ जाए हमारी प्रकृति में तो क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे, देखिए अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगे तो क्या होंगे, हम ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। ठीक ना, ग्लोबल यानी दुनिया गर्म होने लगेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएंगे तो। और दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे। ठीक ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगे तो। अब आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बहुत सारे देशों ने मिलकर कौन कौन सा प्रोटोकॉल किया है, यानी बहुत सारे देशों ने मिलकर इसको कम करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए हैं। जैसे कि पहला प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल। आपसे पूछा जाएगा कि हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया है क्या, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था, तो पीएच इफेक्ट को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। दूसरा प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था, तो ओजोन लेयर की डिप्लेशन यानी कि क्षय को रोकने के लिए। यानी ओजोन लेयर कहां पर है, आपसे पूछा जाए सबसे पहले तो वायुमंडल के समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का काम क्या है, तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को रोकना, यानी सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रे आता है अगर हमारी स्किन पर तक आएगा, हमारी स्किन पर आएगा तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए ओजोन लेयर क्या करते हैं, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे यानी कि परावैंगनी किरण को रोकते हैं।
और ओजोन लेयर के डिप्लेशन को रोकने के लिए, अगर ओजोन लेयर ही क्षय हो जाएगा तो वो तो रोक नहीं पाएगा, उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है। अब अगला सवाल आपका पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ओजोन का, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। आगे पूछा जाए ओजोन का स्मेल कैसा होता है, तो स्मेल यानी गंध कैसा होता है, तो सड़ी हुई मछली जैसा होता है, सड़ी हुई मछली से होता है, उसी तरह का जो है ओजोन का जो है स्मेल होता है। ठीक, तो ये मोटामोटी आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रोटोकॉल कौन सा है, तो अगला प्रोटोकॉल है कार्टेजिना प्रोटोकॉल और नमूना प्रोटोकॉल। ये दोनों को प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया है, तो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए। जैव विविधता क्या है, तो पृथ्वी पर अनेक तरह के जीव जंतु, अनेक तरह के पेड़ पौधे, अनेक तरह के प्रजातियां पाई जाती है, तो उन सबको, ये सारी प्रजातियों को ही जैव विविधता कहते हैं, और इन सब चीज को बनाए रखने के लिए जो है ये दोनों प्रोटोकॉल किए गए। यदि ये नहीं बने रहेंगे तो बहुत सारे जीव जो हैं अभी लुप्त हो जा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल चील और गीद, ये दोनों को कितने दिखते थे पहले, अभी बहुत कम दिखते हैं। तो इन सारे जीवों को संरक्षित रखने के लिए, इन सारे जीवों को संकट मुक्त बनाने के लिए जो है हम लोग ये दोनों प्रोटोकॉल बनाए हैं। आगे आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीन मफलर किस चीज से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए ग्रीन मफलर चारों से किस चीज से रिलेटेड है, तो अगर जहां साउंड पोल्यूशन बात करें उस किससे रिलेटेड है, साउंड पोल्यूशन, तो ग्रीन मफलर से। ग्रीन मफलर जहां आ जाए टिक मारना है साउंड पोल्यूशन से। आगे बात करते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होते हैं, सबसे पहले रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक बुक है जिसमें क्या लिखा जाता है, तो जिसमें विलुप्त और संकट प्राणियों को रखा जाता है, उसमें सूची में लिखा जाता है, जिससे हम लोग क्या कर सके कि विलुप्त और संकट जीवों को जो है संरक्षित कर सके। उन दोनों को रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। और ये रेड डाटा बुक कौन जारी करते हैं, तो कौन करते हैं, IUCN, फुल फॉर्म है IUCN जो है रेड डाटा बुक को जारी करते हैं। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो है रेड डाटा बुक को जारी करते हैं, जिसमें विलुप्त और संकट प्रजातियों को जो है, विलुप्त संकट जीव जंतुओं को जो है उसमें रखा जाता है, लिखा जाता है। आगे आपसे पूछ लिया जाए कि BOD क्या है, या फिर BOD का फुल फॉर्म क्या है, तो BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD क्या बताता है, तो BOD ये बताता है कि किसी भी जलीय जीव को जल में रहने के लिए जल में मिनिमम ऑक्सीजन 6% होना चाहिए, तभी जलीय जीव वहां पर रह पाएंगे। क्योंकि आप लोग जानो होगा कि जलीय जीव ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जैसे मछली ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो मछली ऑक्सीजन पानी में घुले ही जो ऑक्सीजन रहते हैं उससे लेते हैं। तो ये एक BOD बताता है कि जल में लगभग ऑक्सीजन का 6% होना ही चाहिए, तभी कोई भी जलीय जीव सर्वाइव कर पाएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का ये सब सारे क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो समझ आया होगा। यदि आज का वीडियो में आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा, और आपको यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन तो जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप AKM क्लासेस की YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के कंप्लीट वीडियो मिलेंगे, जो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें मदद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।